हेडिंग दे दो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ठीक, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें सबसे पहली चीज जो है वो अपन पढ़ना चाहते हैं कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच में एंगल को कैसे मेजर करते हैं। हाँ जी, तो आगे बढ़ेंगे। ऐसा दो वेक्टर्स मान लेते हो ना, ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी। फिर से एक बार बनाता हूँ, यही वेक्टर है ए, है ना, फंडा वही है, और ये वाले वेक्टर बी को ऐसे बनाता हूँ। देखिए वेक्टर्स आर हैविंग फ्रीडम ऑफ स्पेस। फ्रीडम ऑफ स्पेस का मतलब क्या, मैंने ये ए वेक्टर यहाँ बनाया, यहाँ ना बनाते हुए यहाँ बनाया, कोई फर्क नहीं है, सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि भाई बनाते हुए मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, डायरेक्शन चेंज नहीं किया। बी को बनाते हुए यहाँ बनाया, यहाँ ना बनाते हुए वहाँ बनाया, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि फिर से मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम नजर आ रहे हैं आपको। तो ये डायग्राम वो डायग्राम ठीक है, चलता है। अब ऐसा है कि अगर मैं यहाँ से पूछूंगा ए बी में एंगल कितना है, तो कोई बंदा बोलेगा कि हाँ सर ये एंगल है थीटा। यहाँ पे पूछूंगा ए बी में एंगल कौन सा है, तो कोई कहेगा कि हाँ सर ये एंगल है थीटा। तो लेट मी टेल यू, थीटा गिनने का तरीका ये सही है और ये गलत है। आंखों से दिख तो रहा था कि एक बार एक्यूट है एक बार ऑब्ट्यूस है, ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई एक सही रहेगा एक गलत रहेगा। तो मैंने बताया ये सही है ये गलत है। सर ये कैसे पहचाना आपने? पहचाना ऐसे, कोटर्मिनस, मतलब एक ही जगह से दोनों स्टार्ट हो रहे तभी तूने एंगल गिनना। यहाँ फंडा अंगर हो गया, यहाँ एक खत्म हुआ वहां से दूसरा स्टार्ट हुआ, ये गड़बड़ हो गई। किसी को कहना होगा नहीं नहीं मेरे को इसी में ऐसा डायग्राम दिया हो, यहाँ पे एंगल गिनना है, तो मैं एक सजेशन ऐसा दूंगा, देख बेटा तू क्या कर, ये ए को ऐसे लाइन पकड़ उसका, समझ रहा है, ए का लाइन पकड़, और अब इमेजिन कर ए मानो यहाँ खत्म नहीं हो रहा बल्कि यहाँ से चालू हो रहा है। अब अगर तू बोलेगा कि ये थीटा है, हाँ जी ये थीटा सही है ये थीटा गलत है, देखो ये थीटा सेम दिख रहा है। तो अब फिर से हाउ टू मेजर द एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल happens only when the two vectors are starting from the same point। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एंड हुआ और एक स्टार्ट हुआ। देखो अच्छा, आगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है। उसमें अपन दो लॉस पढ़ेंगे, दो तीन लॉ। सबसे पहला जो लॉ है वो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल लॉ। इसका फंडा देखिए, ऐसा कुछ मानते हैं कि हाँ ये एक वेक्टर ए दे रखा है और ये एक वेक्टर बी दे रखा है, ऐसा कुछ, और आपको आगे वाला पूछ रहा है कि नहीं ए प्लस बी का वैल्यू बताओ, आंसर बताओ, तो आप कैसे क्या करोगे उसको सुनो। इसके लिए क्या करना ना बेटा, जो वेक्टर ए है वो आपने बना लेना। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े बना लेता हूँ मैं, यानी आपको डायग्राम और अच्छे से समझेगा। तो ये वेक्टर ए जो है वो मैंने पूरा बनाया। अब मेरे को वेक्टर बी बनाना है, तो अब आप क्या करना, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये लॉ कैसे वर्क करता है। एक वेक्टर बनाया, वहीं से आपने दूसरा वेक्टर शुरू करना है। ठीक, बी जैसा दिख रहा था वैसे बनाया। अब आप क्या करो, ट्रायंगल कंप्लीट करो। दिख तो रहा था, दो लाइंस बन चुकी थी, तीसरी बनाना था, बन गया ट्रायंगल। अब अगर ये साइकिल देखो कैसी जा रही है, ऐसा ऐसा ऐसा, अगर ऐसा एरो दे दूं तो साइकिल कंप्लीट होगी, होगी ना। साइकिल कंप्लीट नहीं होने देना, मतलब एरो ऐसा देना पड़ेगा। अब क्या बना, द वंस हु मेक्स द साइकिल एंड द वन हु ब्रेक्स द साइकिल, मेक्स ब्रेक्स, they are trying to make the cycle but this is the one who breaks the cycle। तो हमेशा ऐसा होगा कि ये वाला रहेगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट को क्या कहोगे, a प्लस बी, मतलब a और b का एडिशन पूछा था ना, बताया मैंने, उसको रिजल्टेंट कहते हैं। जैसे 3 + 2 = 5, तो 5 इज द रिजल्टेंट ऑफ 3 2, ऐसा कुछ फंडा हुआ। क्या आपको ये समझ में आ गया? बढ़िया, चलो मजा आ गया। उसके बाद में और भी कुछ चॉइसेस है, वो भी मैं आपको चलो यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। मैंने अभी क्या किया था,
पहले ए पकड़ा फिर बी पकड़ा, अपन थोड़ा उल्टा कर लेते। आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले आप बी पकड़ लो भाई, देखो ये मैंने पहले बी बना लिया, उसके बाद आप ए बनाओ, फिर नया आपने ए बनाया। और अभी आप देख रहे हो कि हाँ ये वाला सर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बना। सो अगर ऐसा जाऊंगा तो इट इज मेकिंग द साइकिल, व्हाट आई हैव टू डू इज ब्रेक द साइकिल। तो आप देख रहे हो ये जैसा बना वैसे ही वो भी बना था, तो ये दोनों में आंसर क्या आया, सेम। तो हमने क्या सीखा, वेक्टर्स का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ए के बाद बी पकड़ो चाहे बी के बाद ए पकड़ो, बस पकड़ना किस तरीके से है, लेट इट गेट बैक टू दिस वे कि जहां एक खत्म होगा वहां से दूसरा स्टार्ट होगा, तो हम उसको ट्रायंगल लॉ कहेंगे। अब आगे आगे ऐसा है, मेरे मन में दो सवाल आ गए, आपने निकाला रिजल्टेंट किसका, ए प्लस बी। तो सर ये जो आपने आंसर निकाला ये आंसर अपने आप में वेक्टर है, हाँ बिल्कुल है। तो जब ये वेक्टर है तो वेक्टर के अंदर दो चीज़ें छुपी होती है, एक क्या होता है मैग्नीट्यूड और एक क्या होता है डायरेक्शन। आगे वाला मेरे को इतने आसानी से छोड़ेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं हाँ ठीक है वेक्टर आगे आ गया, चल उसके अलग करके बता, उसका मैग्नीट्यूड बता, उसकी डायरेक्शन बता। तो मेरे को आना चाहिए तो करते, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका मेरे को मैग्नीट्यूड, क्या आप सब मानते हैं इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ बतानी है? सिंपल है, इसकी लेंथ बतानी है। कैसे बताओ, एक काम कर, छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर ले भाई यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन कैसे, देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ इस तरीके से, ये हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉप। अब क्या हुआ ना, मैं इसको थीटा मानता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि थीटा ये जो है इट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। और ये मैंने गीता पे हाथ रख के कसम खा के बोला था कि हाँ ये सही है, ऐसे ही मैंने आपको पढ़ाया था। क्या आपको याद है ये वाला एंगल मेजर करना गलत बात है, एंगल गिनना आपको बताया था। तो एंगल गिनने का तरीका क्या होता है, जहां से एक स्टार्ट हुआ वहीं से दूसरा। तो मैंने आपको बताया था ना कि आप ऐसा इमेजिन करो कि ए को ही मैंने आगे बढ़ाया और ये यहाँ ना रहते हुए यहाँ पे है, तो ये थीटा रहेगा। बात पकड़ में आ रही है, ये थीटा है। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये इतना पार्ट समझो, इतना पार्ट जो है सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ये वाला बी वाला पार्ट जो है, क्या इसको हाइपोटेनस कहोगे? क्योंकि 90 के ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस। थीटा का ये एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड का आंसर कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। अबे नहीं आता है क्या? ऑपोजिट का आंसर क्या आता है, ये बी ये है, हाँ कंफ्यूज मत हो, ये हाइपोटेनस मतलब क्या है, वेक्टर बी। तो अपने आप में समझो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सादा बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सादा ए, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इसका लेंथ बी है, सबको समझ में आ गया? तो आंसर कैसे आएगा, थीटा का एडजेसेंट कैसे होता है कभी भी, हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। ऑपोजिट कैसा होता है, हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। डन है, इतना तो आ गया आंसर। अब क्या करूं सर, आगे मैं क्या करूं? आगे बहुत सिंपल काम है भाई। तो एक काम कर, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, ये बड़ा ट्रायंगल, अरे ये बड़ा वाला भी तो राइट एंगल है, लेकिन बड़े वाले में हाइपोटेनस कौन है, आर। तो हम समझते हैं क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो क्या मैं सच्ची बात लिख रहा हूं, हाइपोटेनस का मतलब आर, अरे लेंथ वाइज देखो आर है ना, क्योंकि इसको आर नाम दिया वेक्टर आर, तो उसका लेंथ कितना होगा आर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर, वन साइड मतलब सर इतना साइड, ये पूरा, और ये पूरा क्या होगा, ये a और ये b cos थीटा, मतलब ये हुआ a प्लस b cos थीटा का स्क्वायर, और ये वाला क्या हुआ b sin थीटा का स्क्वायर। ये हुआ हाइपोटेनस थ्योरम। इसमें मेरे को याद है x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस थीटा एंड b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्सपांशन सबको आता है। और यहाँ पे b साइन थीटा का मतलब क्या होता है, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, a स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा b स्क्वायर कॉमन दोनों में, जैसे ही b स्क्वायर कॉमन आया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वैसे भी क्या होता है 1। तो बात यहीं खत्म हो गई। जब बात यहीं खत्म हो गई तो इसको मैं ऐसे इंप्रोवाइज कर देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, बस लिखने का ढंग चेंज किया, बाकी कुछ नहीं। ये किसका आंसर था, आर स्क्वायर का आंसर था। अगर मेरे को स्क्वायर ना चाहते हुए स्क्वायर रूट करना है तो ये फंडा रहेगा, तो बस सर आंसर आ गया। आपने मेरे को क्या पूछा था, आर का मैग्नीट्यूड, बता तो दिया कि ये आर का मैग्नीट्यूड है।
तो आर का मैग्नीट्यूड कैसे आता है? हर बार मेरे को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, हर बार डेरिवेशन बनाने की जरूरत नहीं, एक बार बनाए इसके बाद कभी नहीं बनाऊंगा, ना ही आप बनाएंगे, आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। किसका रिजल्टेंट चाहिए? ए बी का। सुनो, किसका रिजल्ट चाहिए? ए बी का। तो रिजल्टेंट का आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। एक बार बोला, दो बार बोला, एक बार लिखा, बात खत्म हो जाती, याद ही हो जाता। बोलो, रिजल्टेंट आर यानी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। एक बार फिर से बताओ, थीटा यानी क्या? थीटा यानी एंगल। किसके बीच का एंगल? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का। अरे लिखा है ना, बताया आपको समझा के। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कहानी पूरी नहीं हुई अभी, क्योंकि आपने अभी तक क्या बताया? मैग्नीट्यूड। अब क्या बताना बाकी है? डायरेक्शन। डायरेक्शन से मेरा मतलब क्या है वो सुनो। डायरेक्शन देना मतलब गाइडेंस देना। गाइडेंस देना मतलब ऐसा है कि अगर आपको पूछता है कि ये क्लासेस कहाँ पे है, अपनी जो शिक्षा क्लासेस है ये कहाँ पे है, तो हम लोग एड्रेस कैसे देते? आसपास का कोई लैंडमार्क देते। फॉर एग्जांपल प्रयास हॉस्पिटल के पीछे है ना, अगर इसको मुझे एड्रेस बताना है तो इससे मैं पहले ये पूछ रहा हूँ क्या तुमको प्रयास हॉस्पिटल पता है? ये बोलेगा हाँ मुझे प्रयास हॉस्पिटल पता है, तो मैं कहूँगा प्रयास हॉस्पिटल के पीछे। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता था इसने डिनाई किया, मुझे प्रयास हॉस्पिटल पता नहीं, तो मैं इसको पूछूंगा क्या तुमको खान मैरिज हॉल पता है? ये बोलेगा हाँ मुझे पता है, तो मैंने कहूँगा उससे थोड़ा आगे। तो आप किसी को भी गाइडेंस या एड्रेस कैसे देते हो? क्या चीज पता है उसके रेफरेंस में बात करते हो। ये नहीं पता तो ये पता है क्या, इसके रेफरेंस में बात किया। लेट्स डू द सेम थिंग। कॉमन लाइफ का एग्जांपल यहां पे भी यूज करते। मैंने आपसे कहा कि आपको ये आर का डायरेक्शन पता नहीं है, लेकिन आपको दो चीजें पता है। कौन सी चीजें पता है? ए और बी। अरे क्योंकि वो तो गिवन है ना। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको ए पता है, आप बोलोगे हाँ ए पता है, तो बस बेटा ए से अल्फा दूरी पे, अल्फा मतलब अल्फा एंगल दूरी पे। या तो मैं आपको ऐसा पूछ सकता था, क्या देखो बी पता है? वो बोलेगा हाँ बी पता है, तो मैं ये कह सकता था बी से बीटा एंगल दूरी पे। खैर अभी वो एंगल बनाने के लिए मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा, कर दूं क्या? बता दूं आपको। देखो ये बी को मैं ऐसे आगे बढ़ा सकता हूं, और ये वाला ऐसे आगे बढ़ सकता है। ये वाला क्या बना? आर। ये वाला क्या बना? बी। ये बी और आर के बीच में एंगल कितना मान रहा हूं? बीटा। अरे मैं ये बीटा मान सकता था क्या? वैसे टेक्निकल नहीं मान सकता था, क्योंकि ये दोनों एक साथ खत्म हुए। अपने को कैसा चाहिए? एक साथ शुरू। वो बाद में आपको क्या दिख रहा है वो छोड़ो, बट टेक्निकली दिस इज द करेक्ट थिंग। यहां तक समझ में आ गया? तो अब आपको क्या बताना है, अल्फा या बीटा, या दोनों बता दो, तुम्हारी इच्छा भैया। प्रयास हॉस्पिटल के पीछे, खान मैरिज हॉल के आगे, दोनों बता दो। तो दोनों बता देंगे, क्या दिक्कत है? पहला मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन नहीं करता, मैं डिराइव कर सकता बट डिरिवेशन काम का नहीं है, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। टैन अल्फा टैन बीटा। तो टैन, टैन क्यों सर? अरे टैन आसान पड़ता है इसमें, बाकी कुछ नहीं। टैन अल्फा और टैन बीटा बताने का तरीका, शॉर्टकट बढ़िया तरीका मैं आपको समझाता हूँ। बोलो अल्फा एंगल किसके साथ बना? ए के साथ। तो ए को चुपचाप बिठा दो, ऊपर लिखो बी साइन थीटा प्लस नीचे लिखो बी कॉस थीटा। एक बार तरीका सुनो, बीटा एंगल किसके साथ बनाया? बी के साथ ना। अरे आर ने अल्फा ए के साथ बनाया था, आर ने बीटा बी के साथ बनाया, तो बी के साथ बनाया तो बी को चुपचाप बिठाओ और ऊपर लिखो ए साइन थीटा प्लस नीचे लिखो ए कॉस थीटा। याद करने में आसान है ना, इसमें मैं इसको डिराइव नहीं करके दे रहा, उसमें टाइम जाएगा। बाकी जैसे ही टैन अल्फा आ गया, तो अगर आपको अल्फा निकालना है तो टैन उधर भेज के टैन इनवर्स से आंसर आ जाएगा, ये भी उधर भेज के टैन इनवर्स से आंसर आ जाएगा। अपन क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आपको चिंता नहीं करना उसमें। तो अब मेरे को ये पूरे तामझाम में पिछले आधे घंटे में जितना भी सर ने पढ़ाया, उसमें दो ही तीन ही बातें याद रखना है। पहली बात, एंगल कैसे गिनते, वो समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर आप किन्हीं दो वेक्टर की एडिशन करोगे तो दो वेक्टर के एडिशन से एक नया वेक्टर पैदा होगा। उस नए वेक्टर में क्या आएगा? एक मैग्नीट्यूड और एक को क्या आएगा? डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड रहेगा उसका फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। और जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन में या अल्फा या बीटा के फॉर्म में दे सकता हूं। ठीक है, अल्फा या बीटा क्यों? उसका एग्जांपल समझाया मैंने, क्योंकि जो पता होता है उसके फॉर्म में देना पड़ता है। आपको पता कौन है? ए बी। अगर आप ए के साथ बताना चाहते हैं तो ए को स्टिक करें बी साइन थीटा बी कॉस थीटा। अगर बी को बताना चाहते हैं तो बी को स्टिक करें ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। फंडा क्लियर है? याद हो जाएगा जल्दी से, बनाऊंगा फिर पूरा। ये जो हमने पढ़ा ये क्या था? ट्रायंगल ऑफ एडिशन। दो वेक्टर्स की एडिशन हमने पढ़ी।
तो जब हम एडिशन पढ़ रहे थे तो मैंने पहली चीज़ आपको जो पढ़ा दी वो चीज़ पढ़ाई उसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल लॉ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम लोग पढ़ना चाहते अभी उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, है ना। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये तो आपको समझता ही है ज्योमेट्री में क्या होता है। अच्छा, ये दोनों लॉज जो है ये कितने वेक्टर्स की एडिशन करते हैं? 2 वेक्टर्स की। अभी आपने देखा वेक्टर ए और बी को ऐड किया था, वैसे ये भी 2 वेक्टर्स को ऐड करेगा। फिर से वही वेक्टर्स पकड़ते हैं ना अपने को। अभी ये सेकंड वाला लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की पढ़ाई अपने को करने की है। तो अगर इसकी पढ़ाई करने की है तो हमने वही वाले वेक्टर्स माने। ये था आपका कुछ वेक्टर ए इस टाइप का दिख रहा था और ये इस टाइप का कुछ वेक्टर बी दिखाई दे रहा था। तो मैंने अभी वही वेक्टर्स वापस पकड़ने हैं। ये पकड़ा मैंने वेक्टर ए जैसा दिख रहा था वैसे ही, और ये मैंने पकड़ा है वेक्टर बी, ये भी जैसा दिख रहा था वैसे ही। दिख नहीं रहा होगा तो अज्यूम कर लो, ठीक है, ये वही है। अच्छा, इसके पहले भी हमने यही बनाया था, बट उसमें इसमें का फर्क बताता हूँ। ट्रायंगल लॉ में क्या करना होता है, एक वेक्टर जहां से खत्म होता है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है। अब मैंने क्या किया, दोनों वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट किए। दोनों लॉज का फर्क ध्यान में आ गया। तो ट्रायंगल लॉ में एक खत्म दूसरा शुरू, फिर ट्रायंगल कंप्लीट। वंस हु मेक द साइकिल एंड द वन हु ब्रेक्स द साइकिल। नाउ हियर व्हाट वी हैव स्टडीड इज दोनों वेक्टर एक जगह से शुरू करो और उसके बाद में आप क्या करो, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लो। मतलब इसको एक पैरेलल लाइन यहाँ पे बनाओ, इसको पैरेलल लाइन यहाँ पे बनाओ। क्या ये कंस्ट्रक्ट हो गया पैरेललोग्राम? अब यहाँ पे आप क्या करो, यहीं से बनता हुआ एक डायगोनल तैयार कर लो और अपने आप में यही रिजल्टेंट है, यही वो चीज है जो ए और बी को ऐड करके बनेगी। आप उस डायग्राम में भी देखोगे तो ऐसा ही कुछ दिख रहा था। द थिंग्स आर सेम। अगर चीजें सेम है सर, अगर चीज सेम है, वेक्टर सेम है, तो यार तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। हाँ बिल्कुल, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। यानी अब दोबारा से फॉर्मूला पे काम करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को याद हो रहा है, दूसरी बार लिख रहा हूं मैं इस चीज को। क्या आएगा बोलो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। हाँ भाई, मजा आ गया। अच्छा, इसमें डायरेक्शन, सर डायरेक्शन देने के 2 तरीके पढ़ाए थे आपने। एक तो टैन अल्फा पढ़ाया था, दूसरा क्या था, टैन बीटा। उस बारे में क्या ख्याल है? आज भी वही ख्याल है मेरा। आर ने ए के साथ जो बनाया अल्फा, बी के साथ जो बनाया वो बीटा, और अब जो बनाया बिल्कुल सही बनाया क्योंकि सारे एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे, तो डायरेक्ट आप एंगल बता सकते हो। बोलो एक बार फिर से, टैन अल्फा का क्या फंडा आएगा? अल्फा ए के साथ बना तो ए नीचे, और यहाँ पे क्या आएगा, बी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पे आप जानते हैं क्या करना है, बी एज इट इज ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। तो कुछ फर्क ही नहीं रहा, खाली डायग्राम में फर्क आया, बाकी फॉर्मूले तो सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक और लॉ आएगा जिसको हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, हाँ सर ये क्या है ये भी बता दो आप। ये ऐसा है बेटा कि यहाँ पे आप मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। खोपड़ी में डालो ना चीजें, जैसे आप पूरे बचपन से लेके आज तक 3+2 करते आए क्या? कभी 3+2+1 भी तो किया, तो 2 से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। ठीक है, यही बात हम लोग कर रहे हैं कि 2 से ज्यादा वेक्टर्स हो सकते हैं। तो ऐसे मोमेंट पे आप क्या करेंगे? ऐसे मोमेंट पे मुझे लगता है कि लॉ ऑफ पॉलीगॉन यूज करेंगे। सर ये क्या चीज होती है? चलो मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये एक वेक्टर है ए, आपको 3 4 5 वेक्टर दिए हैं मानो, तो आपने क्या किए, सारे वेक्टर्स बैक टू बैक बनाए। जहां ए खत्म हुआ वहां से बी स्टार्ट हुआ, उसके बाद वहीं से सी स्टार्ट हुआ, उसके बाद वहीं से डी स्टार्ट हुआ। ऐसे 4 वेक्टर बिखरे पड़े होंगे, बस मैंने जमा कर लिए बैक टू बैक। और अब इन चारों का एडिशन आपको पूछा जा रहा है, ए बी सी डी, इनका एडिशन क्या आता है भाई? तो फिर से मैं वही काम करूंगा कि जो बची हुई स्पेस है उसको मैंने पैक कर लिया। एंड नाउ दे वेर मेकिंग द साइकिल। If I go this like that will make the cycle. What I need to do is break the cycle. So this is gonna be the resultant. This is gonna be the resultant. इसको पॉलीगॉन क्यों कहेंगे? पॉली मतलब मेनी, जिसको बहुत सारी साइड से उसको पॉलीगॉन कहते हैं। तो सिंपल फंडा है, खत्म, डन, समझ गया? एक और फंडा। सर अभी तो आपने मेथड को ना अलग अलग फंडों में समझाया। आपने बताया 2 वेक्टर रहेंगे तो वो करना, आपने बोला 2 से ज्यादा वेक्टर रहेंगे तो ये करना। यार एक ही मेथड बता दो ना जिसमें 2 भी आए सारे भी आए। नहीं समझ में आया? एक मेथड जो होता है वो मेथड होता है कंपोनेंट मेथड। ठीक है, एक मेथड होता है कंपोनेंट मेथड जिसमें आप 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स की क्या कर सकते हो, एडिशन भी कर सकते, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते। एकदम यूनिवर्सल मेथड है, सबके लिए काम करेगा ये। तो लेकिन ये मेथड क्या है ये थोड़े टाइम के बाद पढ़ेंगे, बट आप अभी नोट जरूर करके रखना। करो इतना काम।
अब हम आगे बढ़ते हैं। सर बहुत हो गई एडिशन एडिशन, अब आगे सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। सब्ट्रैक्शन का फंडा क्या है, देखो जैसे मैंने कहा आप 5 - 3 करके दिखाओ तो आप आंसर 2 कहते हो। यार आप 5 - 3 को देखने का नजरिया बदल दो ना, आप इसको देखो 5 + -3, आंसर तो फिर भी 2 आएगा, बस नजरिया बदल गया। क्या हुआ आपको समझ में आ गया? 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब 5 में ऐड करना -3 को। क्या कहा, समझ गया? 5 में ऐड करना -3 को। अब सुनो, ए और बी आपको दिया है, ए और बी दिया है, तो अगर आपसे कोई पूछता है ए - बी बताओ, उसको अगर मैं रिजल्टेंट मानने वाला हूं सपोज, तो रिजल्टेंट का आंसर ये भी तो हुआ ना कि ए में आप निगेटिव वेक्टर बी ऐड कर दो, ए में से बी माइनस करो मतलब ए में निगेटिव वेक्टर बी ऐड कर दो। तो बस हमको यही करना है, क्योंकि हम एडिशन पढ़ चुके, ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है हमको। एडिशन पढ़ाना, बस उसी का दिमाग हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे। कैसे करेंगे? अच्छा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ कर रहे थे, उससे मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी तरीका यूज़ कर सकते थे। या आपको वेक्टर ए बनाना था, आपने बनाया, या आपको वेक्टर बी बनाना था, आपने बनाया। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ए और बी के बीच का एंगल, टोटल एंगल अपन कितना मान रहे? थीटा। अब हम आगे बढ़ते सर, लेकिन अब बात ऐसी है कि हमको जो चाहिए वो वेक्टर ए और हमको चाहिए -b। ओ तेरी, बी तो उधर जा रहा है, तो हम लोग एग्रीड हो गए कि -b उसके ऑपोजिट में जाता है। क्या आपको मैंने निगेटिव वेक्टर पढ़ाया था? तो ये -b होगा पक्का। अच्छा, ये जो ए और बी है, अगर मैं उसका पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करता हूं इस तरीके से कुछ, तो ये वाला जो है ये रिजल्टेंट ए प्लस बी कहलाएगा। हाँ जी, ऑफकोर्स कहलाएगा। और अब उसी तरीके से देखिए, अगर ये नीचे का पैरेललोग्राम मैं पूरा करता हूं तो फिर यहाँ पे भी तो एक डायगोनल बनेगा। हाँ बनेगा। और क्या इस डायगोनल को a - b कहना गलत होगा? नहीं, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि a b से बना तो a + b, a और -b से बना तो a - b। कितना आसान था ये, तो यही हमारा आंसर है। अच्छा, ये आंसर है तुम्हारा। अब ये सुनो, ये जो a और b था इसके बीच में ये व्हाइट वाला एंगल थीटा है। क्या आप ये मानने को तैयार है कि ये एंगल ये आपका 180 - थीटा है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में 180 होता है, 180 में से थीटा गया तो बचा कितना? 180 - थीटा। अब आपको काम क्या करना है? अब आपको ऊपर में ध्यान ही नहीं देना है। अरे आपकी काम की चीज नीचे है भाई, नीचे है, मतलब आपको थीटा का काम नहीं, आपको 180 - थीटा का काम है। क्योंकि अब आपको ए बी का काम नहीं है, अब आपको a - b का काम है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है 180 - थीटा। तो इस बारे में क्या ख्याल है? फिर से वही ख्याल है सर कि जो रिजल्टेंट की आप बात कर रहे हो a - b, या कि रिजल्टेंट एक वेक्टर है और वेक्टर के अंदर क्या छुपा होता है? मैग्नीट्यूड। और क्या छुपा होता है? डायरेक्शन। हाँ जी, मैग्नीट्यूड बता दो। मैग्नीट्यूड का मतलब ये आर, सिंपल आर बताने का तरीका सर आपने हमको पढ़ाया था, a² b² ट्वाइस ab cos थीटा। सुनो सुनो सुनो, इसका मतलब a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। भाई a तो वही है तो उसका मैग्नीट्यूड भी वही है। b ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। तो a b सब सेम है क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है। लेट्स टॉक अबाउट थीटा। थीटा मैंने बोला था, जब भी स्ट्रेस दिया था इस पॉइंट पे, थीटा वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल था। अब आपको ए बी में इंटरेस्ट नहीं है, अब आपको ए और -b में इंटरेस्ट है, और ए और -b में थीटा नहीं है भाई साहब। कितना है? 180 - थीटा है। इसलिए क्या इसका आंसर ऐसा बनेगा? इसका आंसर बनेगा a² b² ट्वाइस ab। यहां तक कॉपी कर लिया। कल आपको एंगल एंगल्स पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था cos 180 - थीटा यानी होता है -cos थीटा। आप चेक करोगे फॉर्मूला तो दिख जाएगा, cos 180 - थीटा -cos थीटा। तो अब मेरा ये फॉर्मूला बन गया कि a - b निकालना है, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, पूछने वाला कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसका पूरा पूरा कंटेक्स्ट आप याद रखें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ माइनस तो यूज करते, बट वो ये भूल जाते कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। एक बार फिर से, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। 180 - थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड -b। वो आगे वाला क्या देगा उस बेसिस पे काम करना होता है। तो आप इसका पूरा कंटेक्स्ट अच्छे से ध्यान में रखें और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस बारे में सुनो, इस डायग्राम में अगर मैं r और a के बीच में अल्फा मानता हूं,
याद है मैंने कहा था जो रिजल्टेंट आएगा उसका आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन रेफरेंस से बताना होता है। तो अभी फॉर एग्जांपल मैंने रेफरेंस किसको माना, ए, तो ए के साथ एंगल अल्फा बन गया। तो उसका तरीका मैंने आपको पढ़ाया था, क्या तरीका था बताओ, टैन अल्फा किसके साथ बनाया आपने, ए, फिर ऊपर में आप क्या लिखते थे, बी साइन थीटा, और प्लस करके क्या लिखते थे, बी कॉस थीटा। बट अब फिर से सुधर जाओ आप ये चीजों में, जब भी थीटा, क्योंकि थीटा काम का था, आज थीटा काम का नहीं है, क्या काम का है, 180 माइनस थीटा, इसमें यहां पे भी काम क्या है, 180 माइनस थीटा। बढ़िया। तो इसका आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर देख भाई बहुत आसान आएगा, बी एज इट इज, बी एज इट इज। कल लिखा के दिया था कि साइन 180 माइनस थीटा एज इट इज होता है साइन थीटा, एक्सेप्शन बनाया था बॉक्स में, याद होना चाहिए फॉर्मूले। और उसके बाद में a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, अरे अरे ये तो माइनस कॉस थीटा होता है, ऊपर भी तो बताया ना, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, यानी ये एंगल किसका आया, टैन अल्फा का। मैं चाहता तो टैन बीटा भी निकल सकता था, वो मैं क्वेश्चंस में देखूंगा क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आइडिया तो मेरे को आ गया, बनाओ। करना है, दो कोलिनियर वेक्टर्स कंसिडर करते हैं, मानो ये एक है वेक्टर ए और इसी के ऊपर, कोलिनियर तो आप समझते, इसी के ऊपर मैंने ये दूसरा वेक्टर माना बी, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो सर रिजल्टेंट ऐसा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मतलब मानो दोनों पॉजिटिव हो गए, अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो आपको ए प्लस बी करना पड़ेगा, और दो लोग का एडिशन मतलब और बढ़ के उसी डायरेक्शन में आएगा। 100% गारंटी है कि सर जीरो तो नहीं आएगा ये, अरे सबको समझ में आ रहा है, जीरो तो नहीं आएगा। अच्छा ऐसा कर लेता हूं सर मैं, यहाँ पे ये वेक्टर ए है और यहाँ पे ये वेक्टर बी है, अब मैं इनका रिजल्टेंट चाहता हूँ, रिजल्टेंट ए प्लस बी। तो इसमें भी बात ऐसी है सर कि आप एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लो और यहाँ से एक वेक्टर बना लो, ये आर आएगा। तो अभी भी मेरे को आंखों से दिख रहा है कि आर है, आर गायब नहीं हुआ, आर जीरो नहीं हुआ, तो इस केस में फिर से आर का वैल्यू जीरो नहीं हुआ, दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। और आगे बढ़ते, आगे ऐसा बढ़ते कि भाई साहब ये एक वेक्टर ए है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा एक वेक्टर मानता हूं इतना ऐसे। तो इसमें क्या हुआ, इसको मैं वेक्टर बी नाम देता हूं, और मैं आपको आगे से होके बता रहा हूं कि जितना ए का मैग्नीट्यूड है उतना ही बी का मैग्नीट्यूड है। अब फट से ध्यान में आ गया कि यार दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इनको आपस में निगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। तो क्या आप ये मानने को तैयार है कि जो वेक्टर ए है एक्चुअली में वो निगेटिव ऑफ वेक्टर बी है। अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि चलो इनका रिजल्टेंट बताओ, तो सर रिजल्टेंट तो पक्का जीरो आएगा, क्यों क्यों जीरो आएगा भाई, अरे सर बहुत आसान है ना, मैं रिजल्टेंट मतलब दोनों के एडिशन की बात मैं अभी कर रहा हूं, तो इसमें ऐसा करना पड़ेगा कि ए का वैल्यू मतलब माइनस बी है प्लस बी, तो बी माइनस बी का आंसर क्या आएगा, जीरो, ऐसा होगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि मानो एक चीज है, जिस चीज को एक दोस्त अपनी तरफ इधर खींच रहा है 50 न्यूटन से, दूसरा भी दोस्त अपनी तरफ खींच रहा है 50 न्यूटन से, फाइनली वो चीज कहीं जाएगी नहीं, 50 और 50 कैंसिल हो गया, आया ध्यान में, तो आंसर कितना आया, जीरो। सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, आपका क्या इंटेंशन क्या है इसके पीछे, इंटेंशन ये है बेटा, ये तो वैसे भी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स थे, नॉन कोलिनियर समझ रहा है, एक अलग लाइन में भाग रहा है, दूसरा डिफरेंट लाइन में भाग रहा है, लेकिन पहली और तीसरी केस कैसी है, कोलिनियर वेक्टर। तो हमको क्या समझा, पहली चीज जो हमको समझी कि नॉन कोलिनियर वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। कितने नॉन कोलिनियर, दो, आई एम टॉकिंग अबाउट दो, दो व्हाइट वाले बने ना। तो पहला स्टेटमेंट अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो आपको लगेगा कि सर क्या स्टूपिड पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहे, आगे इतना ज्यादा काम में आएगा जिसकी हद नहीं। तो आज का मेरा पहला ओपनिंग कोट ये है कि अगर आपके पास दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है तो उनका रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। समझ रहा है, लिखते चलेंगे फटाफट, लिखो फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पहला पॉइंट लिखिए, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स cannot have zero resultant, cannot have zero resultant। हाँ जी, ये बीच वाला डायग्राम बना लो।
ये बन गया। चलिए आगे, यहाँ पे एक बार फिर से सुनेंगे। मैंने कहा ये दो कोलिनियर वेक्टर्स है बट ये अनइक्वल है। एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूँ। ये मानो वेक्टर ए है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये बना रहा हूँ मैं वेक्टर बी, बट अब साफ दिखाई दे रहा है कि ए से बड़ा बी है। ये ऐसा हुआ कि एक चीज को एक बंदा खींच रहा है 20 न्यूटन से, एक बंदा खींच रहा है 50 न्यूटन से, तो 50 वाले के पास भागेगा, रिजल्टेंट क्या रहेगा 30 न्यूटन। अरे प्लस 50 माइनस 20 बचा कितना, प्लस 30। तो आप यहाँ पे भी ये मानने को तैयार है कि इनका भी जब रिजल्टेंट आएगा तो रिजल्टेंट 0 तो पक्का नहीं आएगा। इस बारे में क्या कोट करोगे, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ये भी दो कोलिनियर वेक्टर्स है, ये भी दो कोलिनियर वेक्टर्स है, ये सेम डायरेक्शन में है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बट सबसे मेन मुद्दा है कि वो इक्वल नहीं है। इक्वल यानी क्या होता है, इक्वल वेक्टर माने जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। खैर अभी डायरेक्शन के बारे में नहीं भी बात करो तो इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है, बट जो भी केस हो दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। और अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो ना ही यहाँ रिजल्टेंट 0 आएगा ना ही वहाँ रिजल्टेंट 0 आएगा। तो सेकंड नंबर पॉइंट लिखिए, two collinear vectors which are having unequal magnitudes can never have resultant 0. Can never have resultant 0. ये वाली डायग्राम्स बनाऊंगा ये साइड की। अच्छा आगे बढ़ेंगे तो आगे का सीन ये है भाई। तो इसमें क्या दिख रहा है, ये भी दो कोलिनियर वेक्टर्स है बट उनका मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल, एंड डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट। तो इनका रिजल्टेंट 0 आ गया है ना। देखो ये वाला थर्ड पॉइंट, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, टू कोलिनियर वेक्टर्स having equal magnitude and opposite direction can have resultant 0. ठीक है, इससे आप क्या सीखते हैं ना। अब ये वाली चीज को मैं समराइज कर देता हूं। सर इनसे हमने क्या सीखा, कर को चढ़ के आपको एक सवाल पूछा जा सकता है। वो सवाल ये रहेगा कि मिनिमम कितने कोलिनियर वेक्टर्स चाहिए ताकि रिजल्टेंट 0 है। मिनिमम कितने कोलिनियर वेक्टर्स चाहिए ताकि रिजल्टेंट क्या रहे, 0। तो आप कहेंगे मिनिमम 2 कोलिनियर वेक्टर्स चाहिए ताकि रिजल्टेंट 0 है, बट उसमें भी टी एंड सी अप्लाइड, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, कि वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, खैर इस बारे में सवाल कम पूछेगा, आगे आने वाले सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे, वो आगे में अभी मैं बढ़ जाता हूँ। आगे कैसे बढ़ता हूँ देखिए, जैसे कि एक बार फिर से हम लोग यहीं से शुरुआत करते। ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर जो है बी है। अभी मैंने क्या किया, एक जहां से खत्म हुआ, एक जहां खत्म हुआ वहां से दूसरा शुरू हुआ। अब मैं आपको पूछता हूं बेटा ए बी का रिजल्टेंट बताओ, तो आपने सीखा है कि सर ऐसे टाइम पे फिल इन द ब्लैंक करनी होती है, एंड दीज आर द मेकिंग साइकिल, तो दिस इज वन विच इज ब्रेकिंग द साइकिल। अगर ये रिजल्टेंट आया तो सबको दिख रहा है कि रिजल्टेंट आया, वो 0 नहीं बना। मानते हो ये बात को? और आगे बढ़ता हूं, मानो ये एक वेक्टर ए है, ये मानो वेक्टर बी है और ये मानो वेक्टर सी है। ऐसे 3 वेक्टर्स आपको दे दिए, ठीक है, एक में को जोड़ के ऐसे। अब मैं आपको कहता हूं कि इसका रिजल्टेंट बनाओ, तो सर हमको ऐसा सिखाया गया कि जब वेक्टर्स को बैक टू बैक जोड़ा जाता है तो फिल इन द ब्लैंक्स करके रिजल्टेंट आता है। तो सर यहाँ पे भी वेक्टर्स को बैक टू बैक जोड़ा गया, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स तो है ही नहीं।
अरे कोई जगह बची है क्या भरने को? जगह बची नहीं है भरने को, मतलब यहाँ पे येलो कलर से कुछ मैं भर ही नहीं पा रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे रिजल्टेंट कितना है? 0। सर आप इन वेक्टर्स को क्या कहेंगे? मैं ये व्हाइट वाले वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर्स कह सकता हूँ। क्या कहा मैंने? कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में है। जैसे आप लोग कहते हैं ना मेरे कंपनी में कलीग्स है, कलीग्स का मतलब जो आपके साथ काम करते हैं, वैसे यहाँ पे वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में है। प्लेन का मतलब जैसे ग्रीन बोर्ड, तो ये दोनों वेक्टर ग्रीन बोर्ड में ही बने थे, ये तीनों वेक्टर ग्रीन बोर्ड में ही बने हैं, तो ये दोनों भी कोप्लेनर है, ये तीनों भी कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स की मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। इसके पहले कोलिनियर 1D की पढ़ाई कर रहा था। कोलिनियर यानी 1D, अभी कोप्लेनर यानी 2D, तो मैं अपना सीन 2D में लेके आ गया। तो कोप्लेनर वेक्टर्स के अंदर कम से कम 3 वेक्टर्स चाहिए तो उम्मीद है कि रिजल्टेंट 0 आएगा। आपने देखा कि 2 वेक्टर्स है तो रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा अगर वो नॉन कोलिनियर है तो। अच्छा कभी कभी ऐसा हो सकता है, ये तीनों वेक्टर हमेशा ऐसे बनेंगे जरूरी नहीं है ना, ऐसा भी हो सकता था ये A है, ये B है और यहाँ कहीं पे C है, तो ऐसे टाइम पे आप रिजल्टेंट बना सकते थे और ऐसे टाइम पे रिजल्टेंट क्या नहीं होता? 0। लेकिन मैं बस वो उम्मीद की किरण दिखा रहा हूं आपको कि कोप्लेनैरिटी के अंदर कम से कम 3 वेक्टर चाहिए तो उम्मीद है कि आंसर 0 आएगा। 2 वेक्टर्स की बदौलत आंसर 0 आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये डायग्राम बनाएंगे, फिर मैं एक कोड देता हूं। चल लिखिए इसके नीचे मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, minimum 3 coplanar vectors are required to have resultant 0, are required to have resultant 0. बन गया? हाँ जी, आगे बढ़ते। अब हमारी बात 1D की हो गई, 2D की हो गई, लेट्स गो ऑन टू 3D। 3D में क्या सीन है देखो। अब मैं एक सुनो, यहाँ पे एक वेक्टर बनाया A, यहाँ पे एक वेक्टर बनाया B, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेक्टर मान रहा हूँ, सुनो, ये B से आगे निकलता हुआ ऐसा। तो हुआ ये बेटा कि A और B कोप्लेनर है, सबको दिख गया, दोनों ग्रीन बोर्ड में थे। लेकिन अब जो C आया, क्या वो ग्रीन बोर्ड में है? तो अब ये तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर हो गए। नॉन कोप्लेनर मतलब जो 2D में नहीं समा रहे वो 3D में समा गए, क्योंकि सब कुछ बना तो कमरे के अंदर ही है। अब आप ये सोचो कि अगर मैंने यहां से एक वेक्टर बनाया, तो यहां से एक वेक्टर बनाया, और अब हुआ क्या, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, और अब मैंने कहा स्टार्ट टू एंड फिल इन द ब्लैंक्स है क्या? तो हाँ है, यहां से लेके यहां तक ये फिल इन द ब्लैंक्स दिख रही है। तो क्या रिजल्टेंट आ पाएगा? हाँ जी आ पाएगा, रिजल्टेंट आ पाएगा। फंडा समझा? एक बार फिर से, अब मैंने पढ़ाई किसकी करनी है? 3D की। 3D माने क्या? नॉन कोप्लेनर। तो पहला जो डायग्राम में अज्यूम कर रहा हूं वो 3 नॉन कोप्लेनर का, और दूसरा डायग्राम मैं आपको करके दिखा रहा हूं 4 नॉन कोप्लेनर का। ठीक है, इसकी 2 डायग्राम मानेंगे बाद में अपन। पहले एक बार फिर से बात करते। A, B, C। अब मैंने कहा क्या इसका रिजल्टेंट आ सकता है? तो जवाब है कि हाँ सर, रिजल्टेंट तो कंफर्म आएगा। अब और एक बार सुनते, वैसा ही डायग्राम यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, ये A, ये मानो B, और अब सुनो, ये एक C माना और यहाँ से एक D माना, खुद ही मान लिया मैंने। पहले 3 वेक्टर थे, अब 4 वेक्टर, A, B, C, D। अब A, B, C, D ने अपने आप को पूरा खत्म ही कर दिया। अब यहाँ पे कोई फिल इन द ब्लैंक्स बची क्या? नहीं। तो वो वाले केस में रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। अच्छा, आएगा जरूरी नहीं है, एक और चॉइस में बताता हूं। A, B, C, D।
अब आता था फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो हर बार 4 में 0 आएगा जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन चाहो तो आ सकता है। मतलब मिनिमम 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर चाहिए ताकि रिजल्टेंट 0 रहे। आपने देखा कि 3 से बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो आप ये वाला अभी ये डायग्राम तो बना ही नहीं पाओगे, बस नोट करिए। आप बता रहा हूं, मिनिमम 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, minimum 4 non-coplanar vectors are required to have 0 resultant. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पिछले 15-20 मिनट से आप क्या पढ़ा रहे हो, आखिर एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो वो पूरा पढ़ाई हुई हम बस एक टेबल में समा के रख देंगे। हम चाहते हैं कि अगर 0 रिजल्टेंट चाहिए हमको क्या चाहिए? टू हैव 0 रिजल्टेंट। इफ यू आर गिवन द डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स देन व्हाट विल बी द मिनिमम रिक्वायरमेंट। सो लेट्स गो वन बाय वन। आपको टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या हो सकते हैं? या तो वो टाइप ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं कोलिनियर, मतलब लाइन में माने 1D, या तो क्या हो सकते हैं कोप्लेनर, मतलब क्या 2D, या तो क्या हो सकते हैं नॉन कोप्लेनर। अच्छा, नॉन कोप्लेनर का मतलब 3D, और 3D का मतलब ही क्या होता है? स्पेस। तो सर कोलिनियर के अंदर कम से कम 2 वेक्टर्स चाहिए, लेकिन उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए? इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, तभी बात बनेगी, तभी रिजल्टेंट 0 आएगा। और कोप्लेनर के अंदर मैंने पढ़ाया था कम से कम कितनी रिक्वायरमेंट है? 3 वेक्टर्स की, आपने डायग्राम बनाया था। और यहां पे कम से कम कितने रिक्वायरमेंट है? 4। तो मैंने जो 10 मिनट से पढ़ाया, अगर वो नहीं भी ध्यान में आया और अगर आप बस ये टेबल याद कर पाए, मोर देन इनफ है। एग्जाम में यही पूछेगा बस, ठीक है, करो। जो हमारा इंटेंशन है कि हम लोग कुछ छुटपुट प्रॉब्लम पढ़ेंगे जो कई बार नीट एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम पढ़ेंगे जो कि किस पे बेस्ड है? एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन पूरी तरीके से पढ़ के निकाल लिया है, बस एक अप्रोच आपका पढ़ना बाकी है। कौन सा? कंपोनेंट अप्रोच। अभी तक ट्रायंगल लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा, उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अपन करवाते हैं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। Two vectors have magnitude 6 and 8 units. Two vectors have magnitude 6 and 8 units. First off, speed fast करना. Find the magnitude of resultant vector. Find the magnitude of resultant vector if angle between them is number 1 60 degree, number 2 90 degree, number 3 120 degree, है ना। फंडा देखो कितना आसान है। ऐसा है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है कि दुनिया में कोई 2 वेक्टर्स होंगे। सपोज मैंने वो वेक्टर्स क्या माने? P और Q। और अब मैं ये मान रहा हूं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, सपोज वो रिजल्टेंट को अपन क्या नाम दे रहे हैं? R। ऐसा हम लोगों ने मान लिया। क्यों माना? क्योंकि इन्होंने उस रेफरेंस में कुछ डेटा दे रखा है। उन्होंने बोला है कि दुनिया का कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड समझ गए, वेक्टर का साइन हटा दिया, तो जो मैग्नीट्यूड है वो 6 यूनिट है। दूसरा एक आधा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 8 यूनिट है। 2 वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होता है, आप जानते हैं। ये एंगल 3 टाइप के दिए और उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन पूछे। बोला है एक बार एंगल कितना मानो? 60, एक बार 90, एक बार 120। तो अब बताइए आप कि रिजल्टेंट कितना रहेगा? ऐसा उनका सवाल है।
तो मेरे हिसाब से सवाल तो सबको समझ में आ गया है ना, बड़े आसानी से समझा हमने। अब सर जब सवाल समझ लिया तो जवाब ढूंढने में कोई देरी नहीं करेंगे। रिजल्टेंट का फंडा पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। अब जैसा पी क्यू माना तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड 2 पी क्यू कॉस थीटा। अरे ए बी पी क्यू, कोई फंडा नहीं है ना। आगे बढ़ते तो आर का वैल्यू क्या आएगा सर, बड़ा सिंपल है, पी और क्यू का वैल्यू आप उठा उठा के पटक दो, 6 और 8। तो सोचो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 2 इंटू 6 इंटू 8, राइट। पूरा चंद लिख देता हूं मैं एक बार, और यहाँ पे क्या रहेगा कॉस थीटा। तो कंप्लीट अपना आंसर कितना आता है, ये होता है 100, हम सब जानते हैं ये होता है 100। और ये कितना होता है 48 इंटू 2 यानी कितना 96 कॉस थीटा। क्या यहाँ तक बात सेट है? अगर सेट है तो इसके बाद में हम बढ़ते कि हाँ भैया इसके 3 आंसर्स आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को रिजल्टेंट के लिए थीटा की ये 3 वैल्यूज दे रखी है। तो एट ए टाइम करते हैं अपन। पहले मैंने थीटा की जगह कितना पुट किया 60, बात को समझने की कोशिश करो। तो 100 प्लस 96, और जैसे ही मैंने 60 पुट किया तो cos 60 1/2 होता है। बाकी का काम तो कोई भी बच्चा कर लेगा है ना। इसको मल्टीप्लाई करो 48 आएगा, 148 रूट 148 आंसर है आपका। अच्छा नेक्स्ट वाला, फिर मेरे को क्या पुट करना है 90। क्या आप सब जानते हैं कि cos 90 जीरो होता है, और जीरो इंटू एनीथिंग मतलब इतना पार्ट जीरो होएगा, तो अंडर रूट ऑफ 100 कितना आएगा 10, यानी यहाँ पे रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आएगा 10। और दूसरी बात हम लोग करते कि सर हाँ देखिए अपॉन 100 एंड देन 96 इंटू, अब सर कितना पुट करना है 120। बेटा मैंने आपको 2-3 क्लासेस के पहले ये सब पढ़ाया था, cos 120 वगैरह कैसे निकालना, उस दिन टेबल पढ़ाया था। आप चाहे तो जाके cos चेक करेंगे, तो cos 120 का आंसर कितना आएगा -1/2। बहुत आसान है, आदत हो जाएगी। एक बार मैं याद भी करा देता हूं आपको, cos 120 को मैंने 3-4 बार ऐसे करा दिया था। आपको ये भी बोला था कि आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं, सॉरी कितना 60, 180 माइनस 60 इज 120। आगे बढ़े तो मैंने बताया था cos 180 माइनस थीटा यानी होता है माइनस cos थीटा, यानी इसका आंसर 1/2। वो तो 10 से जानते हैं आप, तो आया ना बराबर आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा 96 था, हाँ सही है। तो ये आएगा -48, 100 माइनस 48 जो भी आंसर है वो रूट में आपका आंसर है। क्या फंडा पूरा क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था, करिए। टेंथ तक के काफ़ी बच्चों को डर लगता है न्यूमेरिकल्स में वगैरह, कि हाँ साइंस में मेरे को न्यूमेरिकल्स नहीं आते। तो वो डर अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको थ्योरी कोई नहीं पूछता। इवन आप फिजिक्स का पेपर कर रहे हो तो थ्योरी नहीं के बराबर आती है, पूरे न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन आते हैं आपको। अच्छा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखो two vectors acting through a point are in the ratio 3:5. Two vectors acting through a point are in the ratio 3:5. If the angle between them is 60 degree,
if the angle between them is 60 degree, and the magnitude of their resultant is 35, and the magnitude of their resultant is 35, then find the magnitude of vectors. Then find the magnitude of vectors. सीन क्या है देखते भाई, समझते हैं। तो आपको दो वेक्टर दिए, जब भी कि जैसे वही मानूंगा, क्या फर्क पड़ता है, पी और क्यू। तो ऐसा दिया है कि दो वेक्टर है पी और क्यू, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो आपको दिया है कितना, 3:5। और ये जो पी क्यू है, मानो उनका रिजल्टेंट कब निकलता है, जब आप पी क्यू को ऐड करते हैं बाय डिफॉल्ट। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड आपको दिया है कितना, 35। मेरे ख्याल से सही है। और आपको ये दिया है कि पी और क्यू के बीच में का जो एंगल है, वो एंगल आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री। तो इसके ऊपर से आपको पी क्या है मैग्नीट्यूड उसका बताना है, क्यू का मैग्नीट्यूड बताना है। पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। रेशियो दिया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया, उनके बीच में थीटा दिया, पी क्यू का वैल्यू पूछा। कैसे करेंगे सर, ये बड़ा आसान है। पहले तो यही बात में कई बच्चे गलती कर लेते कि पी का वैल्यू 3 और क्यू का वैल्यू 5। भाई ऐसा नहीं होता, ये रेशियो दिया है। मैं एक आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, काफ़ी बच्चे जिनका मैथ्स वीक है वो ध्यान दे। एक ये मेरा स्टूडेंट है और एक ये मैं हूँ, है ना। तो ऐसा है कि भैया स्टूडेंट, मैंने कहा आपसे कि मेरा और स्टूडेंट का, ठीक है, ये टीचर है और ये स्टूडेंट है। मैंने कहा कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो है 2:1। इसका मतलब ये होता है क्या कि टीचर और स्टूडेंट के वेट का रेशियो, मैंने कहा वेट का रेशियो या मास का रेशियो 2:1। तो इसका मतलब ये होता है कि टीचर 2 किलो का है, स्टूडेंट 1 किलो का है। अरे नहीं, इसका मतलब ये होता है, रेशियो दिया है, इसका मतलब ऐसा कि हो सकता है टीचर 80 का है तो स्टूडेंट 40 केजी का है। कुछ ध्यान में आ रहा है? या ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट 120 केजी का है, सॉरी टीचर 120 केजी का है तो स्टूडेंट कितना है, 60 केजी का। ये फंडा ध्यान में आया? या टीचर भी मेंटेन्ड है 60 केजी का और ये अंडर वेट है 30 केजी का। ये होता है मीनिंग। मतलब आप कहीं पे गलती से ये ना पकड़े कि जो रेशियो दिया है, रेशियो डज नॉट मीन कि वो इसकी एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू कैसी आती है वो मैं बताता हूँ। जैसे अगर ये वैल्यू आप पकड़ रहे हो तो वैल्यू कब आई, जब आप ऊपर नीचे 40 से मल्टीप्लाई किए। मतलब ऊपर नीचे कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यह आंसर कैसे आया बताओ? ऊपर नीचे 60 से मल्टीप्लाई किए। तो क्या मैं मानूं उसी तरीके से पी क्यू के आंसर चाहिए तो ऊपर नीचे सेम किसी से, फॉर एग्जांपल एक्स से मल्टीप्लाई कर लो। ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है। समझ में आया? एकदम बेसिक से पढ़ा है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये वैल्यूज है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं रहा अभी। अब डायरेक्ट अपन आर का जो फंडा है वो पढ़ते। क्या पढ़ते? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। बस रख दो इसके अंदर सारी चीजें। कितना है बेटा? 35 अंडर रूट ऑफ कितना आएगा सोचते, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अच्छा पी क्यू तो दिया नहीं है लेकिन पी क्यू हमने माना, तो 3x का स्क्वायर कितना आएगा? 9x स्क्वायर। ये कितना आएगा? 25x स्क्वायर। एंड देन 2 इंटू 3x इंटू 5x। बस वैल्यू पुट करो पी क्यू का। और साथ में क्या है? cos 60। अच्छा cos 60 का मतलब 1/2 होता है, और ये 2 कैंसिल हो गया। अच्छा आगे बढ़ गए तो फिर आंसर कितना आया? 25 9 कितना होता है? 36 का एक्स स्क्वायर। और ये कितना हुआ? 3 5 15। तो ये वाला वैल्यू कितना हुआ? 15x स्क्वायर। क्या आप मानने को तैयार है? 15 और 36 49 होता है। 49 का अंडर रूट कितना होता है? 7। एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? x। और यहाँ पे क्या है? 35। तो 7 से 5 टाइम्स जाएगा तो x का वैल्यू क्या आया? 5। फटाक से बोलो x 5 है तो ये कितना आएगा? 3 5 15 और ये 25। डन करो। क्या हुआ? हाँ गलत हो गया? हाँ ये कितना? अच्छा गड़बड़ हो गया। 25 और 9 सॉरी ये 34। मैंने बोला 36, दिमाग में 34 था।
लिखा 36, दिमाग में 34 था। अब सही हो गया ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Two forces acting in opposite direction. Two forces acting in opposite direction have resultant 10 Newton. And when acting perpendicularly have resultant 50 Newton. 50 Newton. So stop. Find the magnitude of forces. बढ़ते आगे। हाँ जी, तो क्या दिया हुआ है देखिए। चलो दो फोर्सेस मानते हैं, दो वेक्टर्स मान रहे थे पी क्यू, और बाय डिफॉल्ट अपन उनका रिजल्टेंट जैसे हमेशा पकड़ रहे पी प्लस क्यू। अब सिचुएशन क्या दे रखी है वो सुनो। सिचुएशंस यहाँ पे दो दे रखी है। पहली सिचुएशन ये दिया है कि पी और क्यू इनके बीच में जो एंगल होता है ना, एंगल को थीटा मानते हैं, वो कितना है 180 डिग्री। बोले कि सर ये कहाँ से आया? एक वहाँ पे सेंटेंस यूज किया है ऑपोजिट, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो पी क्यू का ऑपोजिट काम करना मतलब उनके बीच में 180 डिग्री होना, ठीक है। और आगे हम लोगों ने दूसरा फंडा ये पढ़ा कि सर उसके बीच में थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दूसरे सेंटेंस में बोल रहे थे को परपेंडिकुलरली। तो उन्होंने कहा है जब अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तब रिजल्टेंट जो मिला वो 10 न्यूटन है, और जब 90 में काम करेंगे तब रिजल्टेंट जो मिला वो 50 न्यूटन है। अरे यहाँ तक आया ध्यान में? ऐसा अभी तक गिवन फॉर्मेट है। अब आपने को पी क्यू निकालना है तो ये बहुत आसान काम है। देखो ये कैसे आएगा, रिजल्टेंट का वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। रिजल्टेंट का फंडा क्या पढ़ा हमने? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना 10। यहाँ पे भी इस साइड वही आएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 50। अच्छा आगे समझो थीटा। अरे थीटा सर यहाँ पे दिया है ना, कितना दिया है भाई? 180 डिग्री दिया है। और यहाँ पे भी थीटा दिया है। थीटा कितना दिया है यहाँ पे? 90 डिग्री। लेकिन हम जानते हैं कि cos 90 अपने आप में 0 होता है। 0 होने से ये वाला पूरा टर्म गायब हो गया, तो सिर्फ इतना बचा। कितना बचा? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 50। या आप अपनी मर्जी यूज कर सकते हैं कि भैया यहाँ से ना स्क्वायर रूट हटा के उधर स्क्वायर कर लो, तो 5 का कितना होगा? 25 0 0। यहाँ तक एग्रीड है क्या? उसी प्रकार ऐसा कुछ काम यहाँ कर सकते हैं। cos 180 डिग्री यानी -1 होता है। कर टेबल आपको पढ़ाया है वो याद करना है आपने। cos 180 कितना होता है? -1। तो -1 होने से ये सीन कुछ ऐसा दिखता है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, क्योंकि cos 180 यानी -1 हो गया। इज इक्वल्स टू आंसर 10 दिया है। तो बोलो क्या इसका मतलब सर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का अंडर रूट लिखा हुआ है? ध्यान से देखो, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab का फॉर्मूला है। इज इक्वल्स टू क्या आया? 10। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका फाइनली आंसर आ गया p माइनस क्यू का वैल्यू कितना आया? 10। तो क्या आप मानने को तैयार है p का वैल्यू क्या आएगा? 10 प्लस क्यू। p का वैल्यू क्या आएगा? 10 प्लस क्यू। p का वैल्यू क्या आएगा? 10 प्लस क्यू। तो p के जगह क्या पुट करो? 10 प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा? 2500, है ना। वो वैल्यू यहाँ पर टक दिया बस। अब इसका बताओ a प्लस बी होल स्क्वायर से कितना आएगा? 100 आएगा।
20q आएगा एंड देन q स्क्वायर आएगा। ये क्या किया, a स्क्वायर ट्वाइस ए बी स्क्वायर, पहले ब्रैकेट को ओपन किया, आगे में q स्क्वायर है और यहाँ पे कितना आया 2500। अब कितना आएगा देखते, ये आ गया आपका q स्क्वायर कितना 2q स्क्वायर एंड देन 20q एंड देन 2500 को इधर लेके आ जाओ तो माइनस 2400 कहलाएगा। ये 100 में से 2500 गए। अच्छा सबको 2 से डिवाइड करो, सबको 2 से डिवाइड किया तो 10q आएगा यहाँ पे और माइनस 1200 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या ये अपने आप में क्वाड्रेटिक है? हाँ जी ये क्वाड्रेटिक है। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके फैक्टर जिसकी एडिशन 10 आ जाए, तो मेरे को ये समझ में आ रहा है 30 माइनस 40, 3 चौक 12 और 30 माइनस 40, अरे गलत हो गया, 40 माइनस 30, पॉजिटिव 10 आना चाहिए। अच्छा अगर ये फैक्टर्स है तो आप जानते हैं जो आंसर आते हैं वो फैक्टर्स के अपोजिट आते हैं, तो q का वैल्यू क्या रहेगा, माइनस 30 है तो क्या लिखोगे 30 और इसको क्या लिखोगे माइनस 40। लेकिन आप तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, अरे q माने मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड का आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। अरे फोर्स जब लगाते हो तो फोर्स आप बोलते हो कि 30 न्यूटन फोर्स लगा है नॉर्थ डायरेक्शन में, आप ये नहीं बोलते कि माइनस 40 न्यूटन लगा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये वाला आंसर गड़बड़ है, नेगेटिव रिजेक्टेड हो गया। तो आपका q का फाइनल आंसर आ गया, q का फाइनल आंसर कितना आ गया 30। लेकिन याद करो पुरानी स्टोरी, मैंने आपको बताया था कि p का आंसर कितना है q प्लस 10, वहां पे नहीं बोला था q प्लस 10, तो इसलिए q का आंसर कितना है 30, 30 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 40, तो p का आंसर हो गया 40। आपको pq पूछा था तो pq का आंसर आ चुका है। ठीक है, करो यहाँ तक के।